चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और उसका एक सब टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपके कंपटीशन के एंगल से, चाहे एग्जाम नीट का हो, चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस, आईआईटी मेंस, एडवांस, कुछ भी हो, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। और ये बोर्ड में भी आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन SN1 SN2 से जनरली आ जाता है इस चैप्टर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, हेडिंग है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरी तरफ न्यूक्लियोफिलिक, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होता है रिएक्शन। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कितने टाइप की होती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 सबसे पहले ये होती है SN1, उसके बाद SN2, नंबर 3 SNI, नंबर 4 SN1 नंबर 5 SN2 नंबर 6 SNI, और नंबर 7 SNAR, नंबर 8 SNAE, नंबर 9 SNEA, नंबर 10 SNNGP। तो बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टाइप्स हैं। तो टोटल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 10 टाइप्स की हमको पढ़नी है, जिनमें से SN1 और SN2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके एनसीईआरटी में इनमें बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो, ये SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर, तो इसका फुल फॉर्म यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड इट इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SNI न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस या इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब इनमें डैश लगा देते हैं तीनों में, तो एक स्पेसिफिक टाइप पर ऐसा होता है, वो हम सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नंबर 7 SNAR, AR मीन्स एरोमेटिक। तो बच्चों, जनरली एरोमेटिक मीन्स जहां पर बेंजीन आता है, तो बेंजीन से होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं, जनरली उनको बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसलिए उन रिएक्शन की पर्टिकुलर टाइप होती है EAS। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेपरेट हेडिंग होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत वाइड और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यानी पूरी एरोमेटिक रिएक्शन समझ लीजिए इसमें कवर होती हैं। लेकिन हमने कहा है ये तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, हमने कहा है कि बेंजीन रिंग को SNAR, बेंजीन रिंग को, एरोमेटिक रिंग को न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो ऐसा रिएक्शन आपके एनसीईआरटी के एंगल से 4-5 रिएक्शन है बस, और टोटल आपको 6-7 रिएक्शन के थ्रू ये SNAR को पढ़ना है, जिसको हम सेपरेट वीडियो में हैंडल करेंगे। अब नंबर 8 आता है SNAE। SNAE मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। फिर नंबर 9 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस। और बच्चों, लास्ट वन है SNNGP। देखो, NGP की फुल फॉर्म है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसका मतलब होता है कि जब एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा सेंटर होगा जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, और वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, यानी विद इन ए मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो उस रिएक्शन को कहते हैं SNNGP। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में दूसरा न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड SNNGP। अब हम 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हमारा टारगेट है SN1 को एक्सप्लेन करना। तो आज की वीडियो में SN1, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए और पूरे
फोकस हो जाइए SN1 पर। तो देखो बच्चों SN1 का फुल फॉर्म आपको पता लग चुका है। SN1 यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड SN1। तो देखो बच्चों, जब भी कोई ऑर्गेनिक की रिएक्शन होती है तो उसका एक बेसिक फंडा होता है कि एक सबस्ट्रेट होता है प्लस उसको एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, और ये सोलवेंट की प्रेजेंस में होता है और इससे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये बेसिक हुलिया है आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। अब इसमें 1 बाय 1 हम SN1 के रेस्पेक्ट में इन बातों को समझते हुए चलेंगे। देखो, यदि आपको एक बेसिक सीक्वेंस नहीं पता है चीजों की तो ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप गहराई से देखोगे तो इसमें गिनती की 4-5 बातें होंगी और बस उसके सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले सबस्ट्रेट को हैंडल करेंगे, फिर अटैकिंग रिएजेंट, देन सॉल्वेंट, और बस प्रोडक्ट तो बनना ही है। तो चलिए बच्चों, अब सबसे पहले देखो हेडिंग डालो, इसमें हम समझते हैं अभी सबस्ट्रेट को। तो सबस्ट्रेट में देखो, सबसे पहले देखो ये रिएक्शन कौन शो करता है। तो नंबर 1 SN1 रिएक्शन, आज हम उसी पे फोकस करेंगे, एल्काइल हैलाइड शो करेंगे। नंबर 2 थोड़ा आपका कहीं कहीं बहुत वेरी लेस रिएक्शन है, एल्कोहल। और नंबर 3 एल्कोहल मीन्स ROH। और फिर नंबर 3 पर आपकी ईथर ROR-। तो ये रिएक्शन मेनली आपको इन रेस्पेक्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड समझनी है, बट वेरी फ्यू रिएक्शंस आप इसमें ये भी लिख सकते हैं एल्कोहल और ईथर की भी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे एल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों, एल्काइल हैलाइड आपको पता है आपके 3 तरह के होते हैं और वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नंबर 1 होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और दूसरा आपको पता होगा 2 डिग्री, और तीसरा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, and it is secondary alkyl halide and it is tertiary alkyl halide। अब देखो बच्चों, जो SN1 रिएक्शन है, इसी के साथ आप एक रिएक्शन पढ़ेंगे बाद में SN2। तो SN2 के बारे में बहुत 1-2 छोटी-छोटी बातें तो आपको यही पढ़नी है, बट बाकी उसको सेपरेट अलग से फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ये बच्चों हमेशा SN1 रिएक्शन देगा, सोचना ही नहीं। और जो आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये बच्चों हमेशा SN2 रिएक्शन देता है। तो आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की बात आपको क्लियर हो गई है। अब बचता है आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो बच्चों, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड SN1 और SN2 दोनों के फेवर में जाता है। तो एल्काइल हैलाइड के एंगल से देखें तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड SN1 भी शो करेगा और SN2 भी शो करेगा, बट प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मेनली SN2 और टर्सरी एल्काइल हैलाइड मेनली SN1। ये सिर्फ याद भर ही नहीं रखना, बल्कि इनको समझना भी है कि ऐसा ये क्यों करते हैं। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड का यदि हम कोई एग्जांपल लें तो देखो, जैसे ये कार्बन है, इस पर ये हाइड्रोजन लगा है और इस तरह से इससे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ये 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। और सेकेंडरी का एग्जांपल है बच्चों, तो CH-Br और इधर ये 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, ये सेकेंडरी का एग्जांपल है। और ये है प्राइमरी का एग्जांपल आप लेंगे तो ये आपका सपोज CH3CH2Br, ये आपका प्राइमरी, ठीक है। तो ये वाला एल्काइल हैलाइड आपका SN1 मैकेनिज्म देगा, और ये वाला एल्काइल हैलाइड आपका SN2, और ये वाला एल्काइल हैलाइड इक्वली फेवर्स बोथ SN1 एंड SN2। अब चलिए, तो सबस्ट्रेट में आपने सिर्फ ये जाना कि कौन सा सबस्ट्रेट यानी कौन सा एल्काइल हैलाइड
SN1 देता है और कौन SN2 देता है, और ऐसा क्यों वो भी समझेंगे। तो अब हम इसका एक बहुत पैट एग्जांपल लेते हैं, CH3 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 और ये कार्बन। इस तरह से इससे हमने ये हैलोजन लगाया और इस पर अब हम अटैक करते हैं सपोज पानी की। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, जनरली ज्यादातर केस में जब SN1 मैकेनिज्म होता है तो जो आपका सोलवेंट होता है और जो न्यूक्लियोफाइल यानी अटैकिंग रिएजेंट होता है, इन जनरल ये सेम होता है। जैसे यहाँ पर पानी ही आपका सोलवेंट है और पानी ही अटैकिंग रिएजेंट यानी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और ये डिफर भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर केस में ये सेम ही होता है। तो अब देखो ये C और Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए Br पर माइनस डेल्टा चार्ज होगा और इस C पर प्लस डेल्टा चार्ज होगा, और ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस Br माइनस को अटैक करना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों ये इसको रिपेल करके वापस भेज देगा, यानी H2O का इस कार्बन पर अटैक फ्रंट से संभव नहीं है। लेकिन एक बात है कि इसका अटैक होगा क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बीच में ये Br माइनस इसको रिपेल करके भगा देगा। तो इस H2O के पास देखो ये जो कार्बन आपका है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये फ्रंट से इसको अटैक नहीं होने देगा, तो ये पानी का मॉलिक्यूल बैक साइड से अटैक करना सोच सकता है। तो देखो यहाँ पर ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये आपका दूसरा एल्काइल ग्रुप है और ये आपका तीसरा एल्काइल ग्रुप है। तो जब पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पर आके इस तरह से अटैक करता है तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव डेल्टा, यहाँ पर माइनस डेल्टा और इस O पर 2 माइनस डेल्टा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब यहाँ से कोई रास्ता नहीं मिलेगा इस C+ के पास इस न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने का, तो ये रास्ता यहाँ से ब्लॉक होगा, इसका मतलब बैक साइड से इसका अटैक होना संभव नहीं है, और जिसकी वजह है इन 3 एल्काइल ग्रुप का एक स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ से ये साइड इसकी ब्लॉक है, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। बट क्योंकि इस न्यूक्लियोफाइल पानी के ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन की फोर्स तो जरूर लगेगी, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अट्रैक्शन जब भी कभी एटम या मॉलिक्यूल में होता है तो वहां से एक एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सफिशिएंट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो वो इस CBr बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और यहां से ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है। तो बच्चों ये C और इस C पर यहां से ये 3 एल्काइल ग्रुप एज इट इज लगे होंगे और इस C पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अब फर्दर दूसरे स्टेप में ये पानी का मॉलिक्यूल H2O, दूसरे स्टेप में ये पानी का मॉलिक्यूल H2O यहाँ पर आपको इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा CH3 और ये C और इस C पर यहाँ आएगा आपका OH। यानी आप ये समझ लीजिए कि जब ये इसको अटैक करेगा तो आपका इस तरह से होगा बच्चों, ये O और O से H और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, C इलेक्ट्रॉन को C को देगा ना O इलेक्ट्रॉन, तो O पर पॉजिटिव, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और यहाँ से H+ बन के बाहर लेगा, तो वहां OH आएगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि ये टर्सरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो आपको अभी देखने में क्या पता लगा कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म हम बता रहे थे आपको SN1 में पता लगा दिस इज द 2 स्टेप रिएक्शन। तो SN1 2 स्टेप रिएक्शन होती है जबकि SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो कुछ SN2 के बारे में भी आप जानेंगे, जैसे अभी आपने जाना कि एल्काइल हैलाइड यदि 1 डिग्री का है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो दैट अंडरगोज SN2 मैकेनिज्म। दूसरा क्या जाना कि SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट SN1 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन जो आपको दिख गया है। जब भी किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो आप ये मान लीजिए कि उसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो स्टेप ही उस रिएक्शन का RDS होगा, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, RDS। तो जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज रेट डिटरमिन स्टेप, है ना, तो इससे भी आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और जिसमें इस बात का एप्लीकेशन होना है। अब क्वेश्चन ये है कि जो इसका रेट डिसाइड होगा SN1 मैकेनिज्म में,
SN1 मैकेनिज्म में रिएक्शन का रेट किस बात पर डिपेंड करता है? तो देखो, ये RX होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है एल्काइल पार्ट, एक होता है हैलाइड पार्ट। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ एल्काइल पार्ट की, फिर थोड़ी देर बात करेंगे उसके हैलाइड पार्ट, उससे SN1 मैकेनिज्म का रेट कैसे कोरिलेटेड है। तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्काइल पार्ट। तो देखिए, एल्काइल पार्ट इस 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड में ये वाला एल्काइल पार्ट है, ये वाला, यहां से इधर ये एल्काइल पार्ट है। तो एल्काइल पार्ट में जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही समझ लीजिए इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां से संभव नहीं होगा और ये इस साइड को अटैक नहीं कर सकता, इस पर ब्लॉक है। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बोकेटाइन बनने के उतने ज्यादा चांस होंगे। फिर वो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब कहने का मतलब ये हुआ फाइनली कि SN1 मैकेनिज्म का रेट उतना ही ज्यादा हुआ जितना एल्काइल हैलाइड के एल्काइल पार्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेरिक क्राउडिंग होगी। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना ही उस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर इसका एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बोल रहे हैं, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा SN1 मैकेनिज्म का रेट होगा, SN1 रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म, मोर विल बी द रेट इन SN1 रिएक्शन। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब आप एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो आपको दो ही बातें देखनी है, एल्काइल पार्ट का स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउड, और दूसरा बने हुए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्लियर? अब एक बात फिर ध्यान रखना, ये जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर रहा है तो ये बहुत फास्ट अटैक होगा और ये स्लो होगा। तो इसका रेट डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं, रेट यहां से डिसाइड होगा क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है। तो बच्चों मेरे ख्याल से यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इसको दिमाग में बैठा के रखना, आगे जब आएगा तो आप इसको मेमोरी से कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है कि CH3 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 और इस तरह से ये आपका Br। दूसरा हम लिखते हैं CHBr, ये CH3, ये CH3। तीसरा बच्चों हम लिखते हैं CH3 CH2Br और चौथा हम लिखते हैं CH3Br। ये दोनों क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो ये तो SN1 मैकेनिज्म देंगे ही नहीं, ऐसा समझ लो, ये तो SN2 ही शो करेंगे। बट फिर भी आपसे कोई पूछता है कि इन सभी में इनको रेट के ऑर्डर में, SN1 मैकेनिज्म के रेट के ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखो बच्चों, दो तरीके हमने बताए हैं। इन सभी में जो हैलाइड है ये लीविंग ग्रुप है, यही तो यहाँ से लीव करता है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। जब पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है तो ये हैलाइड आयन यहाँ से लीव करता है, तो इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप क्योंकि तीनों चारों में सेम है इसलिए लीविंग ग्रुप से इसका रेट डिसाइड नहीं होगा। इसका रेट डिसाइड करने के लिए बच्चों हमको देखना है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जो SN1 का रेट होगा उसका ऑर्डर बच्चों ये होगा। ये तो हुआ आपका एक फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो आपने स्टेरिक क्राउडिंग के बेस पर किया है। लेकिन अब हम यदि कहते हैं कि इनसे बने हुए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है तो मैं यहां से सभी हैलोजेंस को हटा देता हूं और हैलोजेंस की जगह पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यानी लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, उसी केस में उस एल्काइल हैलाइड का रेट SN1 का फास्ट होगा। तो डेफिनेटली ये 3 डिग्री का 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्योंकि यही है इसलिए उन सभी एल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म ये वाला होगा। तो आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि जो आपका लिविंग ग्रुप है, जैसे सपोज हम लिखते हैं RF, फिर RCl, RBr, RI। अब देखो ये R 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम बात SN1 की कर रहे हैं तो इसका मतलब ये 1 डिग्री नहीं हो सकता, 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा।
लेकिन हमने इसमें सिर्फ चेंज किए हैं आपकी लीविंग ग्रुप। तो देखिए ये लीविंग ग्रुप ऐसे लीव करेगा, ये ऐसे लीव करेगा, ऐसे, और ये ऐसे लीव करेगा। जिस लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी जो बेटर लीविंग ग्रुप है उसी रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि एल्काइल पार्ट रिएक्शन के अंदर सिमिलर है तब हमको देखना होता है टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप। तो देखो जैसे हम लिखते हैं सपोज HCl और हम लिखते हैं HI, तो बच्चों I का क्योंकि साइज बड़ा है Cl से इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, यानी ये इजीली H+ को रिलीज करेगा। आपको क्या नहीं सोचना यहाँ पर, गलती से ये नहीं सोचना कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये H के इलेक्ट्रॉन आसानी से छीनेगा और Cl- आसानी से बनेगा और H+ आसानी से निकलेगा। ऐसा थिंक नहीं करना है। इसका जो कंसेप्ट होता है एसिडिक नेचर का वो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो HI आसानी से H+ रिलीज करता है, इसलिए HI स्ट्रॉन्गर एसिड है HCl की तुलना में। इसका जो कंजुगेट बेस होगा बच्चों वो Cl- है और इसका कंजुगेट बेस I- है। अब क्योंकि HI स्ट्रॉन्गर एसिड है तो I- कंजुगेट बेस वीकर होगा, और आपने पहले ही पढ़ा था वीकर द बेस बेटर विल बी द लीविंग टेंडेंसी। इसका मतलब I- आसानी से लीव करेगा, तो क्योंकि इसकी लीविंग टेंडेंसी ज्यादा है इसलिए इसका रेट ज्यादा होगा। तो दिस इज द रेट ऑफ दीज एल्काइड्स टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, यानी कि लीविंग ग्रुप के बेस से आप ऐसा कह सकते हो। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन हम आपको छोटा सा देते हैं, जैसे सपोज हम लिख देते हैं CH2 CH CH2 Cl, और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं सपोज CH3 CH2 और CH3 और Cl। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें किसका रेट ज्यादा होगा टुवर्ड्स SN1, तो सिंपल फंडा है, लीविंग ग्रुप को हटा दीजिए, लीविंग ग्रुप को यहां से रिमूव कर दीजिए और कार्बोकैटायन फॉर्म कर लीजिए। तो देखो इसमें कार्बोकैटायन है एलाइलिक कार्बोकैटायन, और इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों वो बनेगा आपका 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इन दोनों में ये एलाइलिक, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल, एडजेसेंट कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस। तो एलाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, इसका मतलब इन दोनों में SN1 के लिए ये फास्ट रिएक्ट करेगा, इसमें SN1 का रेट फास्ट होगा। तो मेरे ख्याल से आपको फंडा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल नहीं घबराना। आपको सिंपल क्या करना है, कार्बोकैटायन बनाना है लीविंग ग्रुप को हटाने के बाद, और बने हुए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा SN1 की। अब देखो, अब एक बात इसमें क्या समझनी है, एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, नंबर 1 हम लिख देते हैं यहाँ पर, सपोज ये हमने लिख दिया इस तरह से Br, और दूसरा एग्जांपल हमने लिया बच्चों ये वाला इस तरह से ये Br। हमारे पास ये दो कंपाउंड है और हम कहते हैं इनमें SN1 के रेट के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहला फंडा होता है Br- लीविंग ग्रुप को यहां से हटा दीजिए। जब इसमें लीविंग ग्रुप हटेगा बच्चों तो ये बनेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इसमें लीविंग ग्रुप हटेगा बच्चों तो ये बनेगा यहां से ऐसे पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ऑक्सीजन एटम है इस पे लोन पेयर है और यहाँ इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, यानी ये रेजोनेंस वाला केस है। तो दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड इट इज नॉट। जब ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा रेट होगा, इसका मतलब SN1 के लिए ये वाला मॉलिक्यूल फास्ट रिएक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। और फिर हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल से आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं एक एग्जांपल, ये आपका है सपोज CH2Br बेंजाइल ब्रोमाइड नंबर 1। नंबर 2 हम लिखते हैं बच्चों ये यहाँ पर इस तरह से, और CH और CH3 और Br, ठीक है। और नंबर 3 पर हम लिखते हैं सपोज CH3 और Br, और नंबर 4 पर हम लिखते हैं मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CO।
ये हमने, या चलो इसको मैं भी लाइन ही कर देता हूँ, ये इसको हम लिख देते हैं CH2Br। इस तरह से आपके पास ये एक एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन है कि वो कहता है इनमें से SN1 के रेट के ऑर्डर में अरेंज करता है। SN1 मैकेनिज्म होना चाहिए। तो देखो इनमें सभी में बने हुए कार्बोकैटायन स्टेबल होंगे, तो इसका मतलब ये मैकेनिज्म SN1 के फेवर में जाएगा। जब भी एल्काइल हैलाइड से स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो तो समझ लेना उस रिएक्शन में यदि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो SN1 होगा। क्लियर? अब इसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि बना हुआ कार्बोकैटायन कौन से केस में ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों इसमें जो बनेगा दैट विल बी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, इसमें जो बनेगा दैट विल बी बेंजाइलिक विद 3 अल्फा H, और इसमें जो बनेगा दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन विद 9 अल्फा H, और दिस इज एलाइलिक कार्बोकैटायन। तो सारे कार्बोकैटायन जो बने उनकी आपको खास बात पता लगी। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो आपके मेडिकल एंट्रेंस वाला है वो बच्चों 3 डिग्री कार्बोकैटायन विद 9 अल्फा H को कम स्टेबल मानता है बेंजाइलिक से। और जितने क्वेश्चन आज तक मेडिकल में पिछले सालों में पूछे गए हैं उन सभी में वो आंसर जब करता है तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल कंसीडर करता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन से। बट इन एक्चुअल और इन IIT एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो देखो यदि 3 डिग्री के कार्बोकैटायन में 9 अल्फा H होंगे, 9 अल्फा H यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन with 9 alpha H, with 9 alpha H atom is more stable than benzylic carbocation। ठीक है? और यदि गलती से इसमें 8 अल्फा H हैं तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। और बच्चों देखो 8 कैसे होंगे, यदि मैं इसको CH2 और CH3 ऐसा लिख दें तो जब यहां से Br लीव करेगा तो उस केस में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसके पास अल्फा H 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H होंगे। इस केस में ये कम स्टेबल होगा बेंजाइलिक से। ये मैं इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूं। मैंने आपको दोनों बातें क्लियर कर दी हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना कि मेडिकल वाला क्या कंसीडर करता है और इंजीनियरिंग वाला क्या करता है और सच में क्या होता है। सच में तो वही होता है जो बच्चों देखो इंजीनियरिंग की अप्रोच है। तो वो मैं लिख देता हूं फिर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो यानी सबसे ज्यादा देखो ये आपका 3 डिग्री विद 9 अल्फा H, ये बेंजाइलिक विद 3 अल्फा H। तो बेंजाइलिक विद 3 अल्फा H जो है ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है 9 अल्फा H वाली 3 डिग्री से। जब इन दोनों में बात करेंगे तो ये थर्ड वन इज मोर स्टेबल, और फिर इसके बाद आएगा बेंजाइलिक यानी कि फर्स्ट, और सबसे गरीब बेचारा ये है आपका एलाइलिक यानी कि फोर्थ। तो दिस विल बी द फाइनल करेक्ट ट्रांसफर, और इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म ड्यूरिंग SN1 मैकेनिज्म। तो आई थिंक यहां तक आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब हम एक और एग्जांपल से आपको कुछ बात समझाना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि SN1 का रेट किस में ज्यादा होगा। तो पहला एग्जांपल हमारे पास CH3 और Br। सेकेंड एग्जांपल बच्चों CH3C, CH3 CH2Br। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है CH3CH, CH3 और Br। अब चलो मैं इन तीन की ही बात करता हूं। इन तीनों में हमको कंपेयर करना है कि कौन, ये चलो 4 ऑप्शन होते हैं तो लिख देता हूँ इसको CH3 CH2 Br। ये तो पता आपको SN1 देगा ही नहीं, प्राइमरी एल्काइल है। बट क्वेश्चन ये है कि जब इसमें चेक करना होगा तो हम सबसे पहले क्या कंसेप्ट लगाते हैं, लिविंग ग्रुप को लीव कराने के बाद बचे हुए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को फोकस करते हैं। तो देखो इसमें हम चलो यही लिख देता हूं मैं। अब इनके Br में यही हटा देता हूं, अलग से लिखने के बजाय आपने कॉपी में लिख तो लिया ही है, और मैं सीधा यहीं पर इनसे बना देता हूं पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने ये कार्बोकैटायन बना दिए। अब देखो अब आप सोचेंगे कि पहले वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 3 डिग्री विद 9 अल्फा H है, और दूसरे में आप सोचेंगे कि यहां पर एक कंसेप्ट आता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यानी जब भी किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन फॉर्म होता है
और यदि वो अपने में कुछ रीअरेंज करके और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है। बल्कि इसमें एक और आप, क्योंकि आपको अभी कंसेप्ट का पूरा एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर H ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर लो, हल्का H ही लिख लो, ऐसे बना। तो देखो ये कार्बोकेटायन है और यदि मैं यहां से इस H को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल है। और जब ये किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट होगा तो बच्चों हमेशा इसमें ऐसा ही होगा, यानी ये कार्बोकेटायन कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन H छीन लेगा, यानी कि H माइनस बनेगा, जिसको हम कहते हैं हाइड्राइड। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, और यदि गलती से यहाँ पर CH3 शिफ्ट करना होता तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ऐसे ही 1,2 इथाइल शिफ्ट। और ये कभी भी शिफ्टिंग 1 से 3 पर नहीं होती, 1 से 2 पर ही होती है, याद रखना। तो फिर एक बार सुनो इस कंसेप्ट को, हो सकता है पहले आपने ना जाना हो। जब भी किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और वो अपने एडजेसेंट कार्बन से कुछ शिफ्ट करके इधर हाइड्राइड और मिथाइल और इथाइल और बेंजाइल फिनाइल कुछ भी शिफ्ट करके ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यदि बन सकता है तो जरूर बनता है, और उसके बाद ही उस पर कोई चीज अटैक करती है। तो बच्चों यहां से ये H माइनस उधर शिफ्ट हुआ, तो जब H माइनस CH2 प्लस से जुड़ेगा तो इट बिकम्स CH3, और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन H लेकर के गया है तो इस C पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो नाउ दिस कन्वर्टेड टू 3 डिग्री कार्बोकेटायन विद 9 अल्फा H, यानी ये वाला बन गया। अब हमको एक कंफ्यूजन क्या हो सकता है, हम सोच सकते हैं ये तो 9 अल्फा H का बना हुआ था, इसमें तो रीअरेंजमेंट होने के बाद बनता है, और ये तो अपना 2 डिग्री कार्बोकेटायन विद 6 अल्फा H है, और ये तो 1 डिग्री ही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। उसके बाद फिर सोचेंगे बना तो ये भी बट 3 डिग्री रीअरेंज के बाद बना है, तो दूसरे नंबर पर इसको लेंगे, और तीसरे पर ये वाला आएगा, और चौथे पर ये वाला होगा। तो आप आंसर ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट का रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद फोर्थ, और ऐसा करने से आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट्स हिडन है, उस पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, कोई बात नहीं, अब देखिए इधर समझो इसको अच्छे से, इसमें क्या पॉइंट छिपा हुआ है बच्चों वो जानो जरा। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में देखो जो आपने लिखा था CH3C, CH3 और यहाँ पर CH3 और ये Br, जब इसका मैकेनिज्म लिखा था तो आपने यहाँ पर इस Br को यहाँ से लीव किया था, और यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था। बेसिकली जब कार्बोकैटायन बच्चों बन जाता है तो रीअरेंजमेंट की सिचुएशन उसके बाद आती है, यानी RDS फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज अ रेट डिटरमिनेशन स्टेप। तो जब ये रेट डिटरमिनेशन स्टेप होगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। अब बनने के बाद रीअरेंजमेंट होगा, इट मींस हमको रीअरेंज करके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कभी नहीं देखनी है, हमको जैसे ही वो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो एज इट इज उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ना कि उसको रीअरेंज करने के बाद बने हुए कार्बोकैटायन की। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि SN1 के लिए सबसे ज्यादा रेट आपका फर्स्ट का होगा, और उसके बाद आपका होगा बच्चों थर्ड, दिस इज थर्ड वन, और उसके बाद आपका होगा देन आपका होगा सपोज CH3 CH2। जो कार्बोकैटायन होंगे इस कार्बोकैटायन में आपके कितने अल्फा H होंगे, जरा सोचो एक बार। ये कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म हुआ था CH3 और H और CH2 प्लस, इसमें अल्फा H कितने हैं बच्चों 1, और यहाँ पर अल्फा H कितने 3, तो दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो इट विल बी CH3 CH2 प्लस। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो दो चीजें हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और थोड़ा समझने का है आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम इस तरह से मिटा देते हैं पहले। तो देखो बच्चों, जो आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, यानी ये तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो SN2 मैकेनिज्म शो ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो स्टेरिक फैक्टर है दैट विल बी ए डोमिनेटिंग फैक्टर। तो डोमिनेटिंग फैक्टर ये वाला, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इस एल्काइल ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। और आप ये समझ लीजिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को जब आप चेक करेंगे तो आपके 99% क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, लेकिन 100% क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए आप नोट कर सकते हैं स्टेरिक फैक्टर इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। तो इसका मतलब सवाल में जो आंसर आएगा फर्स्ट, थर्ड और उसके बाद सेकेंड और देन फोर्थ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, जब इसमें हम बनाते हैं सपोज इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये बच्चों रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट आते हैं और वाई एक्सिस पर आपकी एनर्जी आती है, एनर्जी, और ये रिएक्शन करते हैं। तो सपोज सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ है, ये आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट। तो बच्चों यहाँ से जब ये एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है तो ये इस तरह से आपका ग्राफ आएगा और फिर ये यहाँ पर ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और ये आपका जो समझ लीजिए सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन एनर्जी आपने दी, एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये आपका एक थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है जहां तक मॉलिक्यूल की, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की एनर्जी पहुंचती है। यहाँ पर वो रिएक्शन होगा, कोलिजन होगा उनमें, और जब ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो हमेशा इंटरमीडिएट थोड़ा स्टेबल होता है, तो वो एनर्जी बैरियर से थोड़ी कम होगी इंटरमीडिएट की एनर्जी। बट यदि मैं इसको देखो बच्चों इस तरह से बना दें ग्राफ को और फिर ये ऐसे आए, थोड़ा इसको नीचे लेते बल्कि इतना ऊंचा नहीं, और यहाँ से फिर ये ऐसे आए और फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे आकर के ऐसे आएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ दिस ग्राफ इज 2, इट इंडिकेट ये एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों यहाँ पर, और ये आपके इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लोअर पार्ट क्योंकि 2 हैं, इट मीन्स इसमें 2 इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था बच्चों, उसमें एक इंटरमीडिएट बना, फिर उसमें रीअरेंजमेंट हुआ तो दूसरा इंटरमीडिएट बना, क्योंकि रीअरेंजमेंट होने के बाद बना हुआ कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल था तो उसकी एनर्जी इसकी तुलना में थोड़ी कम होगी। फिर उस इंटरमीडिएट से फाइनली प्रोडक्ट बना। तो पूरा प्रोसेस, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है, तो पूरा प्रोसेस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब यहाँ पर लोअर पार्ट 1 होगा बच्चों, यानी इंटरमीडिएट 1 फॉर्म होगा, और जब 2 इंटरमीडिएट होंगे तो इसके लोअर पार्ट 2 होंगे, और यदि रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता इसका मतलब वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है। तो ये आप नोट कर लेंगे कि 1 स्टेप रिएक्शन कब होगी, जब कोई लोअर पार्ट ना हो रिएक्शन में, एनर्जी ऐसे जाए और सीधा आपका प्रोडक्ट बन जाए, नो लोअर पार्ट, तो वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है। और यदि इंटरमीडिएट 2 होंगे तो 2 लोअर पार्ट होंगे और एक इंटरमीडिएट बनेगा तो ग्राफ में 1 लोअर पार्ट होगा। तो ये आप देख के करके कि ये ग्राफ कौन सी रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट है आप ये बता सकते हैं। चलिए बच्चों, अब इसमें हमको देखना है, ये यहाँ तक क्लियर हो। अब हम जानते हैं कुछ सोलवेंट के बारे में। तो देखिए जो सोलवेंट आपका होगा, ज्यादातर केस में इसमें सोलवेंट होता है पानी, फिर सपोज ETOH या MEOH, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, और उसके बाद हम एसिटिक एसिड। तो एक किसी भी सोलवेंट का एक टर्म होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये किसी सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्वेंट अपने अंदर किसी को डिसॉल्व करने से कोरिलेटेड है। देखो यदि ये RX है तो ये जो इसका RX बॉन्ड है, इस बॉन्ड को जितना ज्यादा बेटर सॉल्वेंट होगा वो इसका उतनी ज्यादा अच्छी तरह से डिसॉल्व करेगा, इस बॉन्ड को वीक करेगा। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट 81 और इथाइल अल्कोहल का अप्रोक्सीमेट 35 और एसिटिक एसिड का तो 5 होता है। तो इसलिए एसिटिक एसिड बहुत रेयरली एक सॉल्वेंट की तरह यहाँ पर यूज होता है, बट हो सकता है।
आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पानी ही एक सॉल्वेंट की तरह यूज होगा, क्योंकि पानी का क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Ag1 होने की वजह से इस बॉन्ड को वीक करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तभी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। अब देखो बच्चों, इसमें जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का रोल क्या है? सॉल्वेंट बेसिकली जो ये कार्बोकेटायन फॉर्म होता है इस तरह से CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर ये आपका Br था, और सॉल्वेंट आपने लिया सपोज H2, ये आपका सॉल्वेंट है। तो जब यहाँ से Br माइनस लीव करेगा तो आपको देखना होगा, एक तो Br माइनस फॉर्म होगा हैलाइड, तो जो पानी का मॉलिक्यूल होगा वो इस तरह से HOH माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, इस तरह से ये चारों तरफ से HOH और फिर यहाँ पर HOH। तो आप ये समझ लीजिए प्लस डेल्टा और ये भी प्लस डेल्टा, और इस तरह से ये आपका HOH प्लस डेल्टा और ये H और ये H प्लस डेल्टा O माइनस डेल्टा, इस तरह से। देखो ये पानी का H प्लस या सॉल्वेंट का H प्लस जो आपका Br माइनस होगा उसको ऐसे ट्रैप कर लेगा, तो Br माइनस को स्टेबलाइज करता है, यदि फर्दर Br माइनस यहाँ अटैक वापस ना करे तो Br माइनस को पकड़ लेता है, स्टेबलाइज कर देता है। और जो इस सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट है वो इस बने हुए कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है। तो ये सॉल्वेंट का रोल आपको समझ में आया कि ये हैलाइड पार्ट Br माइनस को स्टेबलाइज करने के काम आता है, और उसका नेगेटिव पार्ट इस बने हुए कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है। इसलिए सॉल्वेंट आपका कैसा होना चाहिए बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो यदि ये प्रोटिक नहीं होगा तो यहाँ से H प्लस नहीं आएगा और वो H प्लस Br माइनस को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए ये प्रोटिक होना जरूरी है, ठीक है। और पोलर होगा तो देखो एल्काइल हैलाइड भी पोलर होते हैं, और पोलर में ही डिजोल्व होता है, तो एल्काइल हैलाइड को डिजोल्व करने के लिए हमको पोलर सॉल्वेंट ही रिक्वायर्ड है। तो ये आपको सॉल्वेंट के थोड़े रोल समझ में आए। यदि ये सॉल्वेंट, देखो हमने अभी बताया कि रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 होगा, तो हमारा सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक, और यदि रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होगा तो होगा हमारा सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक और पोलर एप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन यानी H प्लस ना प्रोड्यूस करता हो, और पोलर नहीं होगा तो एल्काइल हैलाइड डिसॉल्व भी नहीं होगा। इसलिए पोलर तो दोनों ही केस में मस्ट है, लेकिन प्रोटिक होगा तो यहाँ से हैलाइड आयन को स्टेबलाइज करने में हेल्प मिलेगी, और यहाँ क्योंकि हैलाइड आयन उस तरह से सेपरेट नहीं होता है इसलिए हमको H प्लस की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपने सुना होगा एसीटोन होता है और एक आपका DMF होता है और एक आपका DMSO होता है, और इनका डिटेल हम आपको SN2 मैकेनिज्म में पढ़ाएंगे। फिलहाल में आप चाहो तो याद रख सकते हो, यदि किसी रिएक्शन में एसीटोन, DMF, DMSO, ईथर इस तरह के सॉल्वेंट आपको नजर आते हैं तो आप तुरंत कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होगा। SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट होता है और SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर H2O है और फिर हमने बताया ETOH, फिर हमने बताया एसिटिक एसिड। दिखने से लगता है कि सारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं, तो आप गलती से समझ सकते हैं कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वीक होते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एसीटेट आयन हम ये लिख देते हैं जो कि SN1 मैकेनिज्म में इसका यूज होता है। ये एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, बट ये वीक है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। इसलिए एसीटेट आयन नेगेटिव आयन होते हुए भी ये वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कोई रिजिड रूल नहीं है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ही वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे अमोनिया या उसका कोई भी डेरिवेटिव एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, बट अमोनिया और उसके डेरिवेटिव हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं।
तो जितनी भी एमीन्स होंगी या अमोनिया है, ऑल आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड यूज्ड इन SN2 मैकेनिज्म। बट आज बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज SN1 मैकेनिज्म। अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि यदि हमने अभी सॉल्वेंट की बात की, एल्काइल हैलाइड की बात की, एल्काइल हैलाइड में एल्काइल पार्ट और लीविंग ग्रुप हैलाइड पार्ट, इन सब की स्टडी हमने अच्छे से, इनका क्या रोल है और ये कैसे उसमें पार्टिसिपेट। अब एक जो क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी एटम की 4 वैलेंसी, मान लिया कार्बन एटम है, इसकी 4 वैलेंसी, एक A से, दूसरी B से, तीसरी M से, चौथी N से सेटिस्फाई होती है, तो इसको हम कहते हैं कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, ठीक है। तो आपको कायरल कार्बन पता लग चुका है, वैसे आई थिंक हमने पहले भी पढ़ा दिया है, बट नहीं तो आप जान लो कि इफ ऑल वैलेंसीज ऑफ द एटम इज सेटिस्फाइड विद डिफरेंट एटम और ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कायरल सेंटर। तो कायरल कार्बन की कंडीशन आपको पता चल चुकी है। अब क्वेश्चन बच्चों ये है कि यदि आपका सबस्टेट सपोज इस तरह से है, ये आपका है कार्बन और इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई है मान लिया H से, और या चलो CH3 से, और दूसरा हमने यहाँ लगा दिया हैलोजन, और फिर इधर हम लगा देते हैं सपोज CT3, और इधर में हमने लगा दिया CD3। ये जो H, D और T हैं, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, वो आपको अच्छे से पता होगा। अब जब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन है, दिस इज द कायरल सेंटर। तो यदि सबस्ट्रेट के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है और उस केस में हम उसका SN1 मैकेनिज्म कराना चाहते हैं, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। इसमें सबको क्लियर है? तो देखो बच्चों, ये Br- यहाँ से जैसे ही लीव करेगा तो ये C, और C से जो ग्रुप आपके जुड़े होंगे वो CH3, और एक यहाँ पर आपका आ जाएगा ये CD3, और यहाँ आ जाएगा CT3, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप देखेंगे ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्लेनर होता है। तो नाउ इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर आयन। तो ये कार्बोकेटन जो कि प्लेनर है, तो जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इसमें 2 तरह से अटैक कर सकता है। प्लेनर होने की वजह से, सपोज देखो ये प्लेनर है, तो एक अटैक ऐसे पॉसिबल है, दूसरा अटैक ऐसे पॉसिबल है, यानी ऊपर और नीचे दोनों से इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो जब ये अटैक करेगा तो इस तरह से जो इसके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे बच्चों, वो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये OH और ये CH3, ये CD3 और ये C आपका T3, इस तरह से एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो इस तरह से आएगा, ये CT3 और ये CD3, और यदि यहाँ पर OH उस तरफ है तो OH इधर आ जाएगा और ये CH3 बन जाएगा। और इनमें से एक R होगा और दूसरा S होगा। अब कुछ बच्चे RS को समझते होंगे और कुछ नहीं समझते। R मतलब रेक्टस, S मतलब सिनिस्टर, S का मतलब होता है सिनिस्टर और R का मतलब होता है रेक्टस। ये एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड 2 वर्ड हैं। रेक्टस तब होता है बच्चों यदि इस मॉलिक्यूल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो, और सिनिस्टर तब होता है जब इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो। भले आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बातें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर ना हो, लेकिन जितना मैं यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उसी से आप अपना बहुत आराम से काम चला सकते हैं। डोंट थिंक, भूल जाओ कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं आती। बस आप ये समझो कि यदि इस तरह से ये सेंटर है कायरल, देखिए जब कायरल सेंटर को क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम किसी मॉलिक्यूल का फिशर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो भाई यदि आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं पता तो अब जान लो। जब हम किसी ऐसे कार्बन को जो कायरल सेंटर हो उसको क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि ऐसे लिख के, तो वो समझ लीजिए उसका फिशर्स प्रोजेक्शन होता है। और ये फिशर्स प्रोजेक्शन हम 3D मॉलिक्यूल को 2D में बनाने के लिए यूज करते हैं। फिशर्स बहुत सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर यानी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। स्ट्रक्चर वर्ड तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उस स्ट्रक्चर वर्ड को। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है
जब यहाँ पर एक कायरल सेंटर है तो ये कायरल सेंटर इन मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल R भी हो सकता है और S भी हो सकता है, यानी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब हमको देखना होता है कि वो मॉलिक्यूल आपका R है या S है, तो वो हम सेपरेटली आपको बताएंगे कि किसी मॉलिक्यूल को देख के कैसे बताएंगे कि वो रेक्टस है या वो सिनिस्टर है। पर ये 100% है क्योंकि इस पर एक बार न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा, एक बार न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा। तो एक बार तो जहां से Br हटा है वहां पर OH एज इट इज आ जाएगा और दूसरी तरफ अपोजिट साइड में आएगा, इसलिए मैंने OH को एक बार उसी साइड में लिखा और एक बार उसकी अपोजिट साइड में लिखा है। तो यदि इनमें से कोई एक R होगा तो दूसरा डेफिनेटली S होगा, और R S के मिक्सर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सर। रेसिमिक मिक्सर, तो बच्चों ये रेसिमिक मिक्सर फॉर्म हुआ है, रेसिमिक मिक्सर। और रेसिमिक मिक्सर जहां बनता है वहां हम कहते हैं रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन वेयर द रेसिमिक मिक्सर इज फॉर्म। अब आपको एक क्वेश्चन और यहाँ से थोड़ा सोचना बनता है, जब ये Br यहाँ से हटेगा, जब ये Br यहाँ से हटेगा और न्यूक्लियोफाइल उसी तरफ जाएगा तो उसको बोलते हैं बच्चों रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। और जब न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से जाएगा उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो क्वेश्चन ये है कि जब यहाँ से Br हट रहा होगा उसी समय न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो Br इस न्यूक्लियोफाइल के आने को थोड़ा हिंडर करेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको, इसलिए ये प्रोडक्ट रिटेंशन वाला उतना नहीं बनता है। इससे आपको एक पता लगा कि जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है, इन्वर्जन मतलब बैक साइड से अटैक, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज मोर देन 50%, यानी रिटर्न। क्लियर हो गया ना आप कि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट रिटेंशन से ज्यादा होगा और इन्वर्जन मोर देन 50%, यानी प्रॉपर रेसिमाइजेशन इसको हम नहीं कह सकते। इन्वर्जन और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट जब बिल्कुल बराबर होता है तो कहते हैं परफेक्ट रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। अभी जो रेसिमाइजेशन और रेसिमिक मिक्सचर और RS कॉन्फ़िगरेशन और ये कायरल, तो ये वर्ड कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इतने अच्छे से आप फैमिलियर नहीं है इन वर्ड से, तो इनको मैं हल्का सा आपको बताता हूँ बच्चों। देखो बहुत ध्यान से थोड़ा समझा देते हैं, फिर अभी कभी सेपरेट वीडियो में इसको अलग से बता देंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर ये इस तरह से एक कायरल सेंटर हमने बनाया है और यहाँ पर हम लिखते हैं H और यहाँ हम लिखते हैं सपोज OH और यहाँ हमने लिख दिया CH3 और यहाँ हमने लिख दिया सपोज में CD3। अब हमको ये देखना है कि ये देखो नंबर 1 हमने कायरल सेंटर, क्योंकि ये कार्बन हमने क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट किया है, इसकी एक वैलेंसी CH3 से सेटिस्फाई है, दूसरी H से, तीसरी OH से, चौथी CD3 से। तो जब all 4 valencies of a carbon atom is satisfied with a different atomic group, then it is called chiral carbon. And if it is represented by the cross line, then it is called Fisher's projection of the molecule. तो ये किसी मॉलिक्यूल का फिशर्स प्रोजेक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमको ये जानना है कि ये R है या S है, तो उसके लिए बहुत छोटा सा सिंपल रूल है। हम इनको एटॉमिक नंबर के बेस पर प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो इसको प्रायोरिटी देंगे 1। फिर हम ये कार्बन तो प्रायोरिटी ऑर्डर दोनों का बराबर हुआ, लेकिन उसके बाद इससे H जुड़ा है, इससे D जुड़ा है। तो देखिए इन केस ऑफ आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर तो D और H का बराबर ही होगा ना बच्चों, लेकिन जब आइसोटोप्स का मैटर होता है तो हम उसमें एटॉमिक मास देखते हैं और एटॉमिक मास ज्यादा है आपका CD3 का, तो इसको हम देंगे प्रायोरिटी नंबर 2 एंड इट इज प्रायोरिटी नंबर 3 एंड इट इज प्रायोरिटी नंबर 4। तो इस तरह से बच्चों ये ध्यान रखो कि ये प्रायोरिटी नंबर 4 है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें ध्यान से सुनना है, हमको एरो ड्रॉ करनी है 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, बाई इग्नोरिंग द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका H है, तो हमको ध्यान रखो RS बताने के लिए RS कहाँ बताएंगे, जहां मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करता है या उसमें कायरल सेंटर होता है या वो मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, आप ऐसा मानो। तो बेसिकली एरो ड्रॉ करेंगे 1 से 2, 2 से 3। अब देखो ये 1 है, 1 से 2 और 2 से 3, ऐसे हमने एरो ड्रॉ की, और यदि गलती से एरो ऐसे जाती तो हम लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को इग्नोर कर देते, ठीक है, जैसे ये हो ही ना। तो अब एरो 1 से 2, 2 से 3, तो इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली इट इज एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं S।
तो दिस इज सिनिस्टर, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन S है। अब यदि मैं इस OH और CH3 की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूंगा, तो यदि ये S होगा तो बच्चों वो हो जाएगा R, OH और CH3 और CD3 और ये H। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आप उसी तरह से इसको भी चेक कर सकते हैं, तो ये होगा R। अब यदि ये S है और ये R है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा दैट इज कॉल्ड रैसिमिक मिक्सचर। तो आप समझ गए होंगे कि रैसिमिक मिक्सचर बच्चों क्या होता है, या इस प्रोसेस को जिसमें रैसिमिक मिक्सचर बनता है उसको कहते हैं रैसिमाइजेशन। अब ये RS फॉर्म हुए, यानी एक तरह से रैसिमिक मिक्सचर आपका बना, और रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के थ्रू ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। क्लियर। और यदि जो ये मॉलिक्यूल बच्चों इधर में था आपका, यदि उसमें सपोज ये मॉलिक्यूल आपका जो सबस्ट्रेट वाला है उसका कायरल सेंटर R है, तो R जो बनेगा इसको बोलेंगे रिटेंशन, और जो इसमें S बनेगा उसको बोलेंगे इन्वर्जन। तो R से R बना, दिस इज रिटेंशन, और ये लेस देन 50% होगा, और R से S बना, दिस इज इन्वर्जन, ये मोर देन 50% होगा। भले ही हम इसको रैसिमिक मिक्सचर बोल रहे हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि ये परसेंटेज किस तरह से होगी, 50% से ज्यादा कौन होगा। तो आई थिंक ये आप मेरे ख्याल से बात समझ गए हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हम और लेते हैं। तो आई थिंक आपको अभी तक पता लगा है कि कायरल सेंटर, नंबर 1 कायरल सेंटर क्या होता है, नंबर 2 R एंड S, इसको कैसे पहचानते हैं। और बच्चों देखो एक और इसमें छोटा सा बताएं कि यदि हम इस तरह से लिखते हैं इस मॉलिक्यूल को, और यहाँ पर H है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, दिस इज OH, दिस इज CH3, दिस इज CT3, ऐसे करके हमने लिख दिया। तो बच्चों ध्यान से देखो, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, सपोज ये R आया तो इसको बोलेंगे S, और S आएगा तो बोलेंगे R, यानी आप अपने रिजल्ट को उल्टा कर देंगे। तो आप नोट करके लिख सकते हैं बच्चों, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is on horizontal plane then results will be reverse। अब इसको चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, सेकंड प्रायोरिटी इसको देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी ये है, और फोर्थ प्रायोरिटी ये है। तो हमको एरो कैसे ड्रॉ करनी होती है बच्चों, 1 से 2 और 2 से 3 बाई इग्नोरिंग द लीस्ट प्रायोरिटी। ये तो बताया था, इसको नजरअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये मॉलिक्यूल आपका किस तरह से रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होना चाहिए, ये S, लेकिन क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है इसलिए ये S ना होकर बोला जाएगा R। तो आपको किसी मॉलिक्यूल को R और S पहचानना आ चुका है। RS एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। देखो बच्चों, यदि मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, आप अच्छे से समझो, सपोज ये R है और हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ H यहाँ OH, मैंने ये दोनों ग्रुप इंटरचेंज कर दिए, इनको हम एज इट इज लिखते हैं CT3। तो यदि एक R बनेगा तो दूसरा बनेगा S। अब यदि मैं इनके बीच में एक मिरर रख देता हूँ और इस मिरर से देखता हूँ तो इसकी ये मिरर इमेज है, ठीक है, इसकी ये मिरर, तो R और S और R आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को कहते हैं रैसिमिक मिक्सचर। यदि ये मिरर इमेज नहीं होगा तो ये रैसिमिक मिक्सचर नहीं होगा। और एक R और एक S, तो इसको एक नया वर्ड आता है एनेंशियोमर, ठीक है, एनेंशियोमर। घबराना मत इन वर्ड से, थोड़ा समझना आएगा। एनेंशियोमर का मतलब होता है यदि एक S है और दूसरा R है, यानी दो आपके ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज हों और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उनको हम कहते हैं एनेंशियोमर। तो एनेंशियोमर की क्या कंडीशन है, इसकी मिरर इमेज ये होना चाहिए, और जब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी एक दूसरे को इस तरह से कवर नहीं करते, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है, मोटी भाषा में। चलिए अब बच्चों इसमें एक नया क्वेश्चन छोटा सा क्या बनता है, यदि मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर देखो ध्यान से, इस तरह से हम लिखें कार्बन, और ये हमने लिखा Br, और यहाँ पर लिखा सपोज H, और यहाँ लिख दिया CH3, और यहाँ पर C, और यहाँ लिख देते हैं CD3, और ये CT3, और यहाँ पर लिख देते हैं हम चलो CH3।
इस तरह से हमने मॉलिक्यूल लिखा और इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं अगेन वाटर से, और ये रिएक्शन हमेशा लो टेम्परेचर पर होती है। SN1 हमेशा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा लो टेम्परेचर पर होता है। हाई टेम्परेचर होने से रिएक्शन में एलिमिनेशन होता है, तो जब एलिमिनेशन आएगा तो हम डिटेल में समझाएंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पर ये एक कायरल सेंटर है, और जब हम यहाँ पर ये ग्रुप लीव करेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और जब ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पर फिर ये न्यूक्लियोफाइल दो तरफ से अटैक करेगा, और एक तरफ से बनेगा R और दूसरी तरफ से बनेगा S। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में हमेशा जो आंसर होगा वो होता है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर नोट कर लो, जब सबस्ट्रेट के अंदर एक कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट हो और एक कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है लिविंग ग्रुप के हटने के बाद जिस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करता है, ये कायरल सेंटर प्रोड्यूस होगा और एक ऑलरेडी होगा सबस्ट्रेट में, तो आपका आंसर होगा डायस्टीरियोमर। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप आएगा, मान लिया आपका OH ग्रुप लगेगा, तो उस एक बार OH वन साइड होगा, दूसरी तरफ दूसरी साइड, एक बार ऊपर से OH जुड़ेगा, एक बार नीचे से OH जुड़ेगा, तो ये तो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हो सकते हैं, बट ये तो दोनों ही केस में सेम रहेगा। तो आई थिंक आप कुछ समझ गए होंगे कि इसमें रैसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, यानी एक की मिरर इमेज दूसरा नहीं होगा। और ऐसे आइसोमर जो एनेंटियोमर नहीं होते उनको हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर की आप डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स, सॉरी डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन, स्टीरियो आइसोमर्स which are not enantiomers। तो आप लिख लो स्टीरियो आइसोमर्स which are known enantiomers are called diastereomers। अब बच्चों एक दो क्वेश्चन हम बोलते हैं, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप सोल्व करो। इस तरह से हमने लिखा pH, यहाँ लिखा Cl, यहाँ पर H, और फिर यहाँ पर CD3, और ये यहाँ पर H, और यहाँ पर हमने लिख दिया चलो CH3। ये क्वेश्चन है, और इस पर हम अटैक करते हैं H2O, और यहाँ पर लो टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पर इस Cl को ये ऐसे यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होगा। तो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों वो इस तरह से आएगा, ये pH, और जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी जगह पर यहाँ OH आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज पर पानी अटैक करेगा ना, तो OH आएगा, दिस इज H, और ये H, एंड इट इज CH3 एंड इट इज CD3। अब ये कंपाउंड फॉर्म होगा, और प्लस जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो CH3, और यहाँ पर H, और यहाँ CD3, और देखो बच्चों ध्यान से ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये यहाँ पर लगेगा OH और यहाँ चला जाएगा pH और ये H, क्योंकि यदि सपोज R होगा तो ये S होगा, ये S होगा तो ये R होगा, लेकिन यदि ये R है तो ये R फिक्स रहेगा, ये S है तो ये S फिक्स रहेगा। इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकते। मैं इनके बीच में मिरर लगा दूं तो इसकी मिरर इमेज नहीं हो सकता, इसका मतलब रैसमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं होगा। तो these two compounds are diastereomers, these two compounds are diastereomers। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई। जो एनेंटियोमर नहीं होते, जो रैसमिक मिक्सचर नहीं बनाते, उनको हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। यदि ये डायस्टीरियोमर एनेंटियोमर जैसे वर्ड आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो ये हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में इनको अच्छे से क्लियर कर देंगे। चलिए बच्चों, तो अब इसके बाद आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो एक हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है बच्चों। ये हमने एक रिंग बनाई और यहाँ पर हम एक ग्रुप जोड़ देते हैं, सपोज इस तरह से ये बना लीजिए, ठीक है बच्चों। ये ग्रुप बना लीजिए और यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही लिख दीजिए Cl, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से ये ऐसे ऐसे करके H जोड़ दीजिए। तो देखो एक डरावना सा स्ट्रक्चर आपका बन गया है।
अब आप यहाँ पर लिखेंगे H2O और ये लो टेम्परेचर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वीक न्यूक्लियोफाइल, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो आपको सब बात समझ में आ रही है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 होगा। तो जब SN1 होगा तो इसमें ये Cl जो है ये आपका एक लीविंग ग्रुप होगा, और जब ये Cl यहाँ से लीव करेगा तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये यहाँ पर आपका बनेगा CH3, इस तरह से CH3 आया, और ये ऐसे H, और ये ऐसे H रहेगा, और यहाँ पर तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये आपका कार्बोकेटायन बना जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन उससे भी पहले समझना है कि ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बना है। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और उस रीअरेंजमेंट के थ्रू ये वाला H इधर माइग्रेट करेगा। तो इसके माइग्रेट करने से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों, वो आपका प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर ये CH3 और ये H इधर आ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब बच्चों देखो, क्योंकि ये प्लेनर है तो ये स्टिक ब्लैक स्टिक का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल फ्रंट में जुड़ा है, और डैश डैश का मतलब होता है वो एटम ये मॉलिक्यूल बैक साइड में जुड़ा है, और वो स्ट्रक्चर वो कॉन्फ़िगरेशन आपका 3D में है। लेकिन क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है यानी प्लेनर है, इसका मतलब ब्लैक स्टिक या जो डैश डैश करके हम अटैच करते हैं उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा है। अब इस पर जब ये पानी अटैक करेगा, H2O ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसको, तो इस पर क्योंकि ये प्लेनर है तो दो तरह से अटैक कर सकता है, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा बच्चों वो क्या होगा, यदि दो तरह से ऐड होगा जुड़ेगा यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि यहाँ CH3 ऐसे जोड़ा तो ये डैश डैश से OH लगेगा, ठीक है, और प्लस यहाँ यदि इस तरह से जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको ये डैश डैश से CH3 ऐसे आएगा, तो फिर ये ब्लैक स्ट्रिप से OH लग जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन समझने का है, गलती से आप सोच सकते हैं कि ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, बट बच्चों यदि मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसकी एक वैलेंसी CH3 से सेटिस्फाई है, दूसरी OH से सेटिस्फाई है। भले ही मैंने इसको ब्लैक स्ट्रिप और डैश डैश से दिखाया है, लेकिन इसकी ये वाली वैलेंसी ये और इधर से ये वाली, ये दोनों सिमिलर हैं। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री है। और बच्चों जब सिमेट्री है तो फिर ये तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें स्टीरियोआइसोमेरिज्म होगी ही नहीं, यानी ये कायरल सेंटर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ऊपर से जोड़ो या नीचे से जोड़ो वो सेम मॉलिक्यूल होगा। तो ये दो नहीं बल्कि एक है। तो जो आपको रिएक्शन दी थी, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे बच्चों, जो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो आपका ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि हमने अभी बताया था कि 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर ये कायरल सेंटर है जो आपको दिख रहा है, तो आप सोचते हैं कि इसमें जो डाइस्टीरियोमर विल फॉर्म, बट आपने अभी अभी क्या देखा कि इसमें ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। तो ये जरूरी कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं होता कि एक कायरल सेंटर है और इसमें बस हमने ये लिख दिया है ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू RS बनेंगे और वो एक कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे ये डाइस्टीरियोमर बनेगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करनी है यहाँ पर, यानी कि प्रोडक्ट ही सिर्फ एक बना है, ठीक है। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों और बचा है, तो उसको आप एक बार और देख लीजिए और फिर ऑलमोस्ट आपका SN1 लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो जो एक क्वेश्चन हम बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन जो आपको समझना है वो बिल्कुल सिमिलर, आप इस तरह से यहाँ पर ये CH3 लिखेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से Cl अटैच करेंगे और बिल्कुल सेम इसकी रिएक्शन H2O से करेंगे जो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है और लो टेम्परेचर। जब इसका प्रोडक्ट हम फॉर्म करेंगे तो देखो ये 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है और इस मॉलिक्यूल के अंदर ये एक कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है और इसकी एक वैलेंसी देखो CH3 से है, दूसरी वैलेंसी इसकी डेफिनेटली H से सेटिस्फाई होगी और तीसरी वैलेंसी इधर ये पूरा और फोर्थ वैलेंसी इधर ये पूरा। और क्योंकि ये थर्ड वैलेंसी के लिए यहाँ नंबर, इस नंबर पर 1 2 3 नंबर पर क्लोरीन है, इधर से 3 पर क्लोरीन नहीं है, तो दोनों वैलेंसी ना अलग अलग कंसीडर होती है ऐसे कैसे। तो ये कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब ये से कंबाइन होगा तो यहाँ से देखो ये C होगा तो ये लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा
तो बच्चों ये बनेगा आपका, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आपका एज इट इज CH3 यहाँ पर अटैक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, यदि हम यहाँ पर कोई शिफ्टिंग करते हैं तो वो नेक्स्ट 2 डिग्री ही बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शिफ्टिंग नहीं होगी। अब ये 1 2 3 यानी 1 3 शिफ्टिंग नहीं होती है, तो जब 1 3 शिफ्टिंग नहीं होती है तो यहीं पर एज इट इज ये न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा, और जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर ये CH3 इस तरह से ये CH3 लगेगा एज इट इज है, और इस पॉजिटिव चार्ज पर जो ये H2O आके जुड़ेगा इस तरह से ये O और H और H, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस H को हटा देगा, तो फाइनली यहाँ पर ये OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब यहाँ ये OH ग्रुप अटैच हुआ और यहाँ पर ये कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बच्चों ये कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एक कायरल सेंटर यहाँ पर ये जनरेट हो गया है, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी OH से, दूसरी H से, तीसरी इधर पूरे से, चौथी इधर पूरे से, और ये वैलेंसी और ये वैलेंसी दोनों अलग अलग, तो इट हैज 2 कायरल सेंटर, 2 कायरल कार्बन। इसके पास 2 कायरल कार्बन है। तो देखो बच्चों, यदि ये पहले एक कायरल कार्बन पर सपोज ये कॉन्फ़िगरेशन R है और दूसरे पर भी R है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स रहेगा, और ये OH एक बार ऊपर से अटैक करेगा, क्योंकि ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, एक बार ऊपर से अटैक करेगा, एक बार नीचे से अटैक करेगा, तो इसका मतलब एक बार में यहाँ पर R बनेगा और एक बार में यहाँ पर S बनेगा। तो यदि यहाँ पर सपोज फिक्स है R, तो जब यहाँ R बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशन RR होगा, और यहाँ तो क्योंकि R फिक्स है, जब ये S बनेगा तो ये RS होगा, और RR और RS ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर नहीं हो सकते। एनेंटियोमर कब होते? यदि ये RR होता और ये SS होता तो ये एनेंटियोमर होते। तो इसका मतलब बच्चों ये दोनों स्टीरियोआइसोमर तो होंगे लेकिन एनेंटियोमर नहीं होंगे, तो इनको कहते हैं डाइस्टीरियोमर। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होंगे वो होंगे डायस्टीरियोमर्स। यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ। अब बस इसमें एक थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 1-2 छोटी बातें हैं और फिर ये आपका हेडिंग खत्म हो जाएगा। तो एक तो बच्चों ये देखना है अब आपको कि इस तरह से हम लिखते हैं ये बेंजीन, और यहाँ पर एक हैलोजन अटैक करते हैं, और दूसरा हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हैलोजन अटैक करते हैं। जब ये लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, SN1 मैकेनिज्म के लिए हमको देखना है, तो इस कार्बन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे यहाँ से ये लीव करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कार्बन क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर बना हुआ कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा, और ये सिमिलर रीजन होगा तो यहाँ भी अनस्टेबल होगा। और जब कार्बोकैटायन अनस्टेबल बनता है तो ऐसा मॉलिक्यूल SN1 मैकेनिज्म शो नहीं करता। तो ये दोनों मॉलिक्यूल याद रखना है कि जब इस तरह से ये अनस्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो ये आपका SN1 मैकेनिज्म शो नहीं करेंगे। अब बच्चों इसमें जो थोड़ा नेक्स्ट आगे है वो आपको ध्यान से देखना है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की पावर 1, तभी ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती है। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि रिएक्शन का रेट जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन को चाहे हम 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना कितना भी बढ़ा दें, रिएक्शन के रेट पे अंतर नहीं आता है। इसलिए ये केवल सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड करता है, और देखा ये गया है प्रैक्टिकली कि सबस्ट्रेट को हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है, और यदि इसको 4 गुना करते हैं तो 4 गुना हो जाता है, 10 गुना करते हैं तो 10 गुना हो जाता है। इसका मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की पावर 1 होगी तभी ऐसा संभव है, और ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है। इसलिए इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं कि उसका रेट केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और उसके रेट डिटरमिन स्टेप में केवल सबस्ट्रेट आया हुआ भी था। अब देखो, यदि बच्चों आपके पास यदि सपोज हम कहते हैं कि कोई, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एल्कोहल्स भी इस रिएक्शन को शो करते हैं। तो देखिए कैसे शो करेंगे एल्कोहल्स। यदि हम यहाँ पर लिखते हैं HX, और HX जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये इसको अटैक करेगा, तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये X- आकर के इस कार्बन को अटैक कर लेगा।
तो आपका प्रोडक्ट इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। और यदि ये अल्कोहल ना हो करके बच्चों ये सपोज ईथर हो OR, तो तब भी बिल्कुल सिमिलर वे में HX इस तरह से अटैक करेगा। तो यहाँ पर अब माइनस का ROH, तो उनकी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये H इसको इस तरह से अटैक करेगा, यहाँ ये ऐसे जुड़ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से ROH रिलीज हो जाएगा और ये C इस तरह से अगेन फिर H। तो इस तरह से अल्कोहल और ईथर भी ऐसे ही रिएक्शन फॉर्म करती हैं। अब बच्चों बस एक छोटी सी बात, नेक्स्ट और लास्ट, जो आपके क्वेश्चंस किस इस तरह से बनते हैं। तो देखो, एक होता है कि हाइड्रोलिसिस, यदि वो क्वेश्चन में पूछता है कि किसका हाइड्रोलिसिस फास्टर रेट से होता है, या वो कहता है सोल्वोलिसिस, किसका सोल्वोलिसिस फास्टर रेट से होता है, या वो कहता है कि निम्न में से कौन कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl का व्हाइट पीपीटी बनाएगा, AgCl का व्हाइट पीपीटी देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज फॉर्म। तो आप सिंपल सी बात है, जब कोई अल्काइल हैलाइड AgNO3 से रिएक्शन करेगा, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों, ये हमने ऐसे करके कंपाउंड लिखा Cl और ये वाला, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई बच्चों AgNO3 से, तो AgNO3, तो आपको पता होगा Ag प्लस NO3 माइनस, तो हमेशा ये Cl यहाँ से लीव करेगा क्योंकि गुड लीविंग ग्रुप है, और ये AgCl बन जाएगा। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और यहाँ पर जो कंपाउंड आपका बचेगा वो बचेगा इस तरह से बच्चों, ये यहाँ पर और ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये Cl हटने के बाद जो बची हुई स्पेसीज है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय एरोमेटिसिटी, ये HCPD अगेन हक्कल्स रूल को ओबे करेगी, साइक्लिक है, प्लेनर है, और यहाँ डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब Cl हटने के बाद बची हुई चीज बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करती है, तो ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो हमको क्वेश्चन में देखना है, जो हमारे क्वेश्चंस की वैरायटी होती है इसमें बच्चों, वो कहता है कि किसका हाइड्रोलिसिस फास्टर रेट से होगा, किसका सोल्वोलिसिस फास्टर रेट से होगा, कौन AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। इस तरह के सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, ये सब अल्काइल हैलाइड टाइप के क्वेश्चन होंगे, और इन सभी में आपको देखना होगा कि इस लीविंग ग्रुप हटने के बाद बची हुई चीज कौन ज्यादा स्टेबल होती है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व होंगे। यदि हम ये सोचें, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड आपका है ये CH2OH, और दूसरा कंपाउंड हमारे पास है बच्चों CH3 और OH, और कोई कहता है इनमें से कौन सा अल्कोहल फास्टर रेट से डिहाइड्रेट होगा। तो फास्टर रेट से डिहाइड्रेट होने का कंसेप्ट भी इसी से मिलता जुलता होगा। यहाँ पर जब डिहाइड्रेशन होगा तो सपोज इट इज कंसंट्रेटेड H2SO4, जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और ये 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इसमें से H+ निकल के यहाँ लगेगा, ये पानी का मॉलिक्यूल लीव करेगा, तो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा ये वाला, इट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस। आपने सुना होगा डांसिंग रेजोनेंस, जो बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, बैंड ओवरलैपिंग। ये कंसेप्ट हम आपको पहले समझा चुके हैं। ये दुनिया का बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। इसका मतलब दिस अल्कोहल इज डिहाइड्रेटिंग विद द फास्टर रेट। तो आप ये समझ चुके होंगे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्गेनिक के बहुत सारे कंसेप्ट में किस तरह से एप्लीकेशन में होता है। तो आपका एक बेसिक दायित्व बनता है बच्चों की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसी से सॉल्व होते हैं। चलिए हम आज का लेक्चर अभी ये वीडियो एंड कर देते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में SN2 को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।